तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर हिंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का अभियान एक बार फिर से छेड़ दिया गया है। As southern states are protesting against a three-language policy detailed in the National Education Policy. Stalin going on to say that students should not be burdened with extra languages. They should focus on mastering their mother tongue and English. केंद्र सरकार तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाना चाहती है, जहां तमिल अंग्रेजी के अलावा एक भाषा और पढ़ाई जाए, लेकिन स्टालिन सरकार इसके पक्ष में नहीं है। ஆண்டுக்கு பின்னோக்கி நம்ம தமிழ் சமுதாயம் போயிடும். அந்த பாவத்தை இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டான்। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हम तो केवल बच्चों को एक और भाषा सिखाना चाह रहे हैं, जो कि जरूरी नहीं कि हिंदी हो, वो कोई भी भाषा हो सकती है। If a student in Tamil Nadu come to the multilingual aspect in study, it can be Tamil, it can be English, it can be other Indian language. There is no imposition of any Hindi or any language on them. अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस डीएमके पार्टी के नेताओं के बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां हिंदी पढ़ाई जाती है, वहां उनकी तमिल आइडेंटिटी खतरे में नहीं आती नेताओं की, क्योंकि वो अपने बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के बच्चों को खौफ दिखाकर राजनीति की जा रही है। In fact, Stalin's own daughter runs a school where Hindi is taught. Most of the MP's son and daughter of DMK, they run a CBSE school where Hindi is taught, other languages are taught. अब तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विवाद क्यों उठा? क्या वाकई ये केवल एक भाषा की लड़ाई है? क्या इसके तार आर्यन इन्वेजन थ्योरी से जुड़े हैं, जो नॉर्थ भारत और साउथ भारत को बांटता है? कैसे इसका इस्तेमाल ब्राह्मण के खिलाफ, संस्कृत के खिलाफ किया गया, और क्यों तमिलनाडु की कोई रीजनल पार्टी हिंदी के इस्तेमाल पर से चिढ़ जाती है? नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं इनसाइड द हेडलाइंस। भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत राज्यों में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आ रही है, यानी हर राज्य कोई भी 3 भाषा सीख सकता है। तमिलनाडु सरकार ने यह मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम तीसरी भाषा को राज्य में जगह नहीं देंगे, हम अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार ने करीब 2000 करोड़ रुपए तमिलनाडु सरकार के एजुकेशन बजट का रोक लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि अगर तमिलनाडु का पैसा हम तभी रिलीज करेंगे जब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहाँ लागू करेंगे। बहस तेज हो गई, लेकिन तमिलनाडु में हिंदी बनाम तमिल की लड़ाई आई कहां से? 1937 मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालाचारी। सब उन्हें राजा जी कहते थे। उन्होंने एक फैसला लिया कि स्कूलों में हिंदी अनिवार्य कर दी जाए। सरकार का मकसद सीधा था, एकता और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना, लेकिन तमिलनाडु के कुछ लोगों को ये सांस्कृतिक आक्रमण लगा। ईवी रामासामी, जिन्हें लोग पेरियार के नाम से जानते हैं, वो इस फैसले के खिलाफ उतर आए। पेरियार द्रविड़ मूवमेंट का चेहरा थे। अब ये मूवमेंट क्या था और इसका असर तमिलनाडु की राजनीति पर और तमिलनाडु के होल स्ट्रक्चर पर कैसे हुआ, वो हम आगे देखेंगे। अभी ये जानिए कि ईवी रामासामी ने हिंदी को दक्षिण पर भाषा थोपने की साजिश बताया और हिंदी के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। प्रदर्शन इतने बढ़ गए कि करीब 1300 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, सरकार को झुकना पड़ा और आदेश वापस लेना पड़ा। भारत आजाद हुआ तो उम्मीद थी कि यह मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। 1948 में जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओपी रामास्वामी रेड्डीयार ने हिंदी को दोबारा अनिवार्य करने की बात की, तो विरोध का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन इस बार आंदोलन ने इसे उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का मुद्दा बना दिया। उनका कहना था कि अगर हिंदी आई तो तमिल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तर्क कितना सही था, क्योंकि तब तक हिंदी किसी भी राज्य पर थोपी नहीं गई थी। संविधान में स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्यों को अपनी भाषा रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में इस विरोध को राजनीतिक हवा दी गई। इसके बाद भारत सरकार ने 1983 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया, जिसमें कहा गया कि हिंदी को धीरे धीरे अंग्रेजी की जगह दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं था कि अंग्रेजी हटा दी जाएगी, लेकिन हिंदी को मुख्य भाषा के तौर पर बढ़ावा मिलेगा। लेकिन तमिलनाडु ने इसे उत्तर भारत का सांस्कृतिक कब्जा बताकर जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। छात्रों ने आत्मदाह शुरू कर दिया, सैकड़ों सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया, 60 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे गए। तमिलनाडु की राजनीति का पूरा अस्तित्व एंटी हिंदी एजेंडे पर टिका था। अगर हिंदी को स्वीकार कर लिया जाता तो उनकी राजनीति
खतरे में आ सकती है। आखिरकार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को यह आश्वासन देना पड़ा कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों बनी रहेगी, तब जाकर आंदोलन रुका। 1968 में राज्य सरकार ने सिर्फ तमिल और अंग्रेजी की नीति बना ली, यानी राज्य में 2 लैंग्वेज पॉलिसी लागू हो गई, जो आज तक लागू है। तमिलनाडु में हो रहे इस विरोध की जड़ को समझने के लिए हमें 1916 में चलना होगा, जब तमिलनाडु में कांग्रेस के बरक्स जस्टिस पार्टी का उदय हुआ। डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराजा चेट्टी और सी. नेट्सा मुदलियार ने इसे बनाया था। मकसद था सरकारी नौकरी और शिक्षा में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है उसको चुनौती दी। शुरू से ही इनकी पॉलिसी गैर ब्राह्मणवाद पर टिकी रही। ये मानते थे कि ब्राह्मण तमिल के दुश्मन है, जो गैर ब्राह्मण की उड़ान में बाधा है। ब्रिटिश राज के दौरान ब्राह्मण समाज का प्रभाव प्रशासन और शिक्षा में अधिक था, जो उनकी योग्यता और शैक्षिक उपलब्धियों का परिणाम था। लेकिन जस्टिस पार्टी ने इसे भेदभाव का नाम देकर गैर ब्राह्मण समाज में असंतोष पैदा किया। पार्टी ने इस असंतोष को ब्रिटिश सरकार के समर्थन से भुनाया और दक्षिण भारत में एक अलगाववादी मानसिकता को जन्म दे दिया। अब जस्टिस पार्टी बनी क्यों? 1916 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनावों में गैर ब्राह्मण उम्मीदवार टी.एम. नायर और पी. रामारायण अयंगर को ब्राह्मण प्रत्याशियों ने हरा दिया। इस कारण इन दोनों में असंतोष पनपा और उन्होंने पार्टी बनाने का निर्णय लिया। जस्टिस पार्टी ने आरक्षण नीतियों, शैक्षिक सुधारों और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा दिया, लेकिन इसका असली मकसद हिंदी और राष्ट्रीय एकता का विरोध था। पार्टी के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के प्रति पूरी वफादारी दिखाई, लेकिन भारतीय संस्कृति, परंपरा और हिंदी भाषा को अपनाने से इनकार किया। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुए और जस्टिस पार्टी ने 1920 के चुनावों में सत्ता हासिल की। ब्रिटिश अधिकारियों से मांग की गई कि गैर ब्राह्मणों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए, ठीक वैसे ही जैसे 1909 के मिंटो मार्ले सुधारों के तहत मुस्लिमों के लिए किया गया था। इसके बाद 1920 में मद्रास एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट पारित किया गया। इसका मकसद था गैर ब्राह्मणों को संगठित किया जाए और हिंदी और भारतीय संस्कृति के खिलाफ उन्हें खड़ा किया जाए, जिसका पूरा फायदा द्रविड़ मूवमेंट में पेरियार ने उठाया। 1930 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ और कांग्रेस का राष्ट्रीय दृष्टिकोण लोगों को आकर्षित करने लगा। जब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने हिंदी और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया, तो जस्टिस पार्टी का जो आधार है वो कमजोर होने लगा। ब्रिटिश सरकार से सीधा संबंध होने के कारण स्वतंत्रता संग्राम में पार्टी पूरी तरह अलग थलग पड़ गई। 1944 में जस्टिस पार्टी को खत्म कर दिया गया और फिर जन्म हुआ द्रविड़ कज़गम का, जिसे बनाया था ई.वी. रामासामी उर्फ पेरियार ने। यही द्रविड़ कज़गम 2 भाग में बटी, जो आज आप डीएमके और एआईएडीएमके के नाम से जिन्हें जानते हैं। पेरियार तमिलनाडु की जो मौजूदा राजनीति है उसका सबसे बड़ा स्तंभ है, क्योंकि जिस द्रविड़ आइडेंटिटी को उन्होंने अपने लिए ढाल बनाया, आज तमिलनाडु की राजनीति उसी द्रविड़ आइडेंटिटी पर टिकी है। इसलिए 2 राज्य की 2 प्रमुख पार्टियां, जो कि पेरियार के द्रविड़ कज़गम से निकली, अपने नाम में द्रविड़ का इस्तेमाल करती है। विजय, जिन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़कर राजनीति को चुना, वो भी द्रविड़ आइडेंटिटी पर जोर देते हैं। लेकिन ये द्रविड़ आइडेंटिटी है क्या? इसके लिए आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी समझना होगा। 19वीं शताब्दी में मैक्स मुलर, जो कि एक भाषाविद था और जिसने मनुस्मृति का भी ट्रांसलेशन किया, उसने एक थ्योरी दी कि भारत के जो नॉर्दर्न हिस्से हैं और वहाँ जो गोरे लोग रह रहे हैं वो यूरोप से आए हैं, और उन्होंने द्रविड़ लोग, जो भारत में रहने वाले लोग थे, उन पर अत्याचार किया और उन्हें भारत के निचले हिस्से में भेज दिया, जिसे हम आज साउथ इंडिया कहते हैं। अब इस थ्योरी का काफी विरोध हुआ, क्योंकि काफी रिसर्च हुए, जिसके बाद किसी भी इन्वेजन का आक्रमण का सबूत नहीं मिला। तो इसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी से बदलकर माइग्रेशन थ्योरी कर दिया गया। लेकिन फिर जीनोम सीक्वेंसिंग हुए, तब उसमें भारत के नॉर्दर्न हिस्से और सदर्न हिस्से में रहने वाले लोगों का जो जीन है वो एक जैसा निकला, जिसने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को नष्ट कर दिया। ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने इसी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ब्राह्मण और संस्कृत के खिलाफ इस्तेमाल किया, ढाल बनाया, ये कहकर कि हम द्रविड़ हैं और जो संस्कृत बोलते हैं ब्राह्मण हैं, उन्होंने हम पर अत्याचार किया है और उनकी ही भाषा हिंदी है, जिसे हम स्वीकार्य नहीं करेंगे। और फिर शुरू हुआ द्रविड़ मूवमेंट, जिसने भारत को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बांट दिया। संस्कृत, ब्राह्मण और सनातन के खिलाफ यही घृणा आज आपको डीएमके के भाषा में भी दिखाई देती है। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது.
கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, कोरोना इதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது. ईवी रामास्वामी के द्रविड़ मूवमेंट का सीधा मतलब था सो कॉल्ड द्रविड़ आइडेंटिटी, जिसमें तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और तमिल आती है, उससे एक राज्य बनाना और ब्राह्मणों के खिलाफ उसे खड़ा करना जिन्हें वो आर्य मानते हैं, जो कि बाहर से आए थे। यानी तमिलनाडु की आज की भी पूरी पॉलिटिक्स अगर देखेंगे तो वो एंटी ब्राह्मण विचारधारा पर आधारित है। अब हम पेरियार की विचारधारा को समझते हैं, जिससे ये जो द्रविड़ बनाम आर्यन का कॉन्सेप्ट है, जिसने हिंदी बनाम तमिल का रूप ले लिया आगे चलकर और भारत के सदर्न पार्ट को नॉर्दर्न से बांटने की कोशिश की, उसे हमें समझने में गहराई मिलेगी। पेरियार ईवी रामास्वामी को तमिलनाडु में एक महान समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो हमेशा से हिंदू धर्म के विरोध में रही। वो खुद को नास्तिक मानते थे, लेकिन ये नास्तिकता केवल हिंदू धर्म और ब्राह्मण के लिए दिखाई देती थी, क्योंकि वो खुलकर गैर ब्राह्मणों को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए कहते थे, इसकी वकालत करते थे, साथ ही बौद्ध धर्म को भी मानते थे और इनके रिगार्डिंग कई डॉक्यूमेंट्स भी हमें मिलते हैं। पेरियार मुगलों के समर्थन में थे, क्योंकि वो मानते थे कि वो आर्य लोगों को नष्ट करने आए थे मुगल, और इसी दौरान उन्होंने सोवियत यूनियन का भी भ्रमण किया पेरियार ने। और उन्होंने लेफ्ट विचारधारा से प्रभावित होकर जब वो भारत आए तो उन्होंने कहा कि अगर हमें सिर्फ एक समाज बनाना है तो सोवियत यूनियन की विचारधारा को फॉलो करना होगा, जिसमें भगवान नहीं होते हैं। भगवान के खिलाफ पेरियार इस हद तक घृणा करते थे कि उन्होंने अपनी एक रामायण लिखी, जिसमें राम को विलन बताया गया जो कि आर्य थे, और रावण को नीची जाति का हीरो बताया गया जो कि द्रविड़ था, जिस पर अत्याचार हुआ। देवताओं को भी पेरियार ने आर्य बताया, जिन्होंने असुरों पर अत्याचार किया, जो कि उनके हिसाब से द्रविड़ थे। अब ये जो पौराणिक कथा की जो आलोचना का प्रयास हुआ, उसे अलगाववादी राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप इतिहास को दोबारा लिखने का प्रयास आप कह सकते हैं। फिर भी उन्होंने इस कथा का उपयोग तमिलनाडु में हिंदी विरोधी और उत्तर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए किया और द्रविड़ पहचान की राजनीति की नींव रखी। पेरियार का विचार बहुत हद तक रशियन रिवॉल्यूशनरी मिखाइल बाकुनिन से मिलता है, जो कि सतन के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, जो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में दैत्य माना जाता है। इसी सोच के कारण उन्होंने मंदिरों को तोड़ने, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण और मनुस्मृति को खारिज करने का समर्थन किया। टी तिरुमावलवन तमिलनाडु के बड़े दलित नेता थे। उन्होंने तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में हुए धर्म परिवर्तन पर एक पेपर प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने हमेशा जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी विचारधारा में एक और चौंकाने वाली बात थी। 1920 के दशक से ही पेरियार का कहना था कि दलितों को इस्लाम अपनाना चाहिए। उन्होंने इस्लाम को ब्राह्मणवाद का विरोधी जहर बताया था, जो जातिवादी हिंदू व्यवस्था को नष्ट कर सकता था। उन्होंने इस्लाम की आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि अगर इस्लाम में हिंसक प्रवृत्ति है तो ये दलितों को सम्मान दिलाने में मदद कर सकता है। उनके अनुसार यदि अछूत इस्लाम धर्म अपना लेंगे तो वे अब गुलामों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे और अन्य जातियां उनसे डरेंगी। पेरियार खुद कहते थे कि मैं इस्लाम का एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं इसका प्रचार करता हूँ, लेकिन वो धर्मांतरण को जातिगत शोषण के खिलाफ एक हथियार मानते थे और उनका मानना था कि अगर सभी द्रविड़ इस्लाम अपनाते हैं तो ब्राह्मण जाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी हुकूमत ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता सौंपकर चली गई, जिसके कारण गैर ब्राह्मणों का शोषण होगा। और 15 अगस्त को जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, पेरियार अपने समर्थकों के साथ इसे काले दिन के तौर पर कंठस्थ कर रहे थे। पेरियार ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ द्रविड़ आइडेंटिटी को तैयार किया, जिसे संस्कृत और हिंदी से नफरत थी, क्योंकि उनके मुताबिक ये आर्य की भाषा है। अब तमिल को संस्कृत और वेद से अलग करने का जो ये पूरा थॉट है, वो एक जगह आकर ध्वस्त हो जाता है, और वो है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि को तमिल भाषा का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहला तमिल व्याकरण लिखा था, जिसे अगस्त्यम कहा गया, और उसी की मदद से तमिल भाषा का जन्म हुआ। अब आर्यन और द्रविड़ लॉजिक से अगस्त्य ऋषि को आर्य कहा जाएगा, क्योंकि वो एक तो ऋषि थे, दूसरा उनका वर्णन वेदों में मिलता है। यानी जिस लॉजिक से हिंदी और संस्कृत के बहिष्कार पर आज तमिलनाडु की पूरी राजनीति टिकी है, उस तमिल का जनक ही एक ऋषि है, जो कि आर्य और द्रविड़ कॉन्सेप्ट को ध्वस्त कर देता है। और यहीं पर पेरियार के विचारों का हमें विरोधाभास दिखता है। विजय, जिनकी फिल्में हिंदी में आए, हिंदी पट्टी ने अच्छा ऑडियंस बनाया, जिसने वो भी आज हिंदी का विरोध कर रहे हैं।
तो ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वो तमिल को बचाने के लिए नहीं बल्कि इसका सीधा कनेक्शन ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। सो कॉल्ड आर्यन और द्रविड़ में भारत को साउथ और नॉर्थ में बांट देना है। उम्मीद है आपको हमारा ये केस स्टडी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।